हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल जीएस की खान में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने इंडियन जियोग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करेंगे फ्रेंड्स जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस को हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने क्लास में मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेकर के आइए, ठीक है, ताकि आप अपने चैनल को सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है, अपना प्यार दे पाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, धूपगढ़, ठीक है। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसकी अगर बात करें हाइट की, कितनी ऊंची ऊंची है ये, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ठीक है। 1350 मीटर ये ऊंची है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा पिडमोंट पठार का एक उदाहरण है? चलिए, आपके ऑप्शंस हैं तिब्बत पठार, बोलीविया पठार, मालवा पठार या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इनमें से पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवा पठार। तो मालवा पठार इनमें से एक पिडमोंट पठार का उदाहरण होता है, ठीक है। अब पिडमोंट पठार होते क्या हैं, ठीक है, आप सब समझते चलिए, आराम से समझते चलिए, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाते चलेंगे। अब पिडमोंट पठार कौन से होते हैं? पिडमोंट पठार वे पठार होते हैं जिनकी एक तरफ, ठीक है ना, जिनके जो है एक तरफ पहाड़ होता है, जिनकी एक तरफ पहाड़ होता है, ठीक है, तो इनको पिडमोंट पठार बोलते हैं और मालवा का पठार ऐसा ही है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? बताइए। तो पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। बताइए, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि पोलावरम जो प्रोजेक्ट है किस नदी पर है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा, जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये गोदावरी नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है गोदावरी नदी पर है और जो है पश्चिम गोदावरी नामक जिले में है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं फ्रेंड्स क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? चलिए कमेंट करिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अरब सागर की राजधानी, रानी नहीं राजधानी लिखा है, तो अरब सागर की राजधानी किसको बोलते हैं? कमेंट करें। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। तो अरब सागर की राजधानी कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती या होनिहोल काम्बिनी
इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे शेरों शेरनियों, आप याद रखिए, हम क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे लेकर के आते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ से हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वो है आप लोगों का सपोर्ट। अगर आप लोग हमको सपोर्ट कर दें, ठीक है, क्लासेस को सपोर्ट कर दें, तो इतना अच्छा अच्छा जो है, इतना बढ़िया बढ़िया आपके लिए लेकर के कंटेंट आएंगे कि आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ, कुछ पढ़ने को मिलता है यहाँ पे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आएंगे, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। ये कोर्स खरीदो, ये ई बुक खरीदो, ठीक है, ये MCQ की सब खरीदो, कुछ नहीं खरीदवाएंगे, सब फ्री में आपको देंगे। ठीक है, बस आप लोग क्लास को सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें नदियों के नाम, जो कि अमरावती, अर्कवथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन्नीहोल, काबिनी, ये जो नदियां हैं, तो ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी फ्रेंड्स? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब कावेरी कहाँ की नदी है? तो ये दक्षिण भारत की नदी है। लिखेंगे नहीं, समझते चलिए फटाफट से। तो दक्षिण भारत की नदी है और ये इसकी सहायक नदी है। देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी। कमेंट करें फटाफट से। चलिए, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये धूपगढ़ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये धूपगढ़ जो है कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। धूपगढ़ पर्वत की इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1353 मीटर इसकी ऊंचाई है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान भी यही है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन, चाय की खेती, बांस उद्योग या कुटीर उद्योग। तो असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चाय की खेती। तो जो बराक घाटी है चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बराक घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। ओके, असम के दक्षिण में स्थित है। अब आपसे एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है कि बराक घाटी का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? ठीक है, तो सिलचर। ठीक है, सिलचर जो है बराक घाटी का सबसे प्रमुख जो है नगर है। अब बराक घाटी का जो नाम है किस नदी पर रखा गया है? तो बराक नदी पर ही, ठीक है ना, बराक नदी पर ही बराक घाटी का नाम रखा गया है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को अब ये को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों। बताइए, तो इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? बताइए। आपके ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, थार मरुस्थल, दक्कन पठार, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान। बताइए, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? कमेंट करें, सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्कन पठार। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा जो है दक्कन का पठार है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भारत के 8 प्रमुख राज्य आते हैं। ठीक है, और जो पठार है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। ठीक है, तो दक्कन पठार किन घाटों के मध्य स्थित है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो है
इसको जो है अलग कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत, ठीक है ना, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है इसको जो है गंगा मैदान से अलग करती हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? चलिए तो जैतापुर किस जोन में आता है बताइए। आपके ऑप्शंस हैं जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। देखिए क्वेश्चन जोन के हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो जैतापुर है, पहली बात तो ये जोन 4 में आता है। अब जैतापुर है कहाँ पे, किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। जैतापुर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, ठीक है। और यहीं पर परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाने की जो योजना है ये बनाई जा रही है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी आ रहे हैं वो सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करें। आपके ऑप्शन है माइका, जिंक, रॉक फास्फेट या चूना पत्थर, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फेट। तो राजस्थान की जो झमरकोतरा खदान है ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा जो झमरकोतरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के उदयपुर में है। ओके, तो राजस्थान के उदयपुर में है। इसके अलावा जो यहाँ पे फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक में कच्चे माल के रूप में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है? तो कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड बिलासपुर, भारत कोकिंग कोल धनबाद, महानदी कोलफील्ड संबलपुर या सिंगरानी कोयलरीगंज कंपनी तेलंगाना। तो इनमें से कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है, बताइए। देखिए जो कोल इंडिया लिमिटेड है क्या है, ये एक सरकारी कोयला खनन कंपनी है, ठीक है। और जो सिंगराली कोयलरीज कंपनी है तेलंगाना की, ये जो है कोल इंडिया के दायरे से बाहर है। ओके, अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। ओके, तो सब चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। तो कुछ कथन दिए गए हैं आपके, जैसे कि पहला कथन दिया गया है कि भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है। दो ऑप्शन, दो कथन आपके सामने है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, या एक और दो दोनों गलत हैं, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, केवल एक। तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, ये आपका कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बोटोनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? तो बंगलौर, कलकत्ता, लखनऊ, नोएडा। तो बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक ये किस स्थान पर स्थित है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नोएडा, ठीक है। तो बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सही उत्तर है, ठीक है। इसके अलावा बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 2002 में हुई थी, ठीक है। कहाँ? तो नोएडा में। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए
ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि इंदिरा कोल किन तीन देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? बताइए, इंदिरा कोल जो है किन तीन देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल और चीन, भारत पाकिस्तान और चीन, भारत म्यांमार और चीन, या भारत भूटान और चीन। तो इंदिरा कोल किन तीन देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, भारत पाकिस्तान और चीन। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान और चीन की सीमा का निर्माण करता है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है कि चाय व कॉफ़ी की खेती के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कथन आपको दिया गया है कि चाय व कॉफ़ी शीत ऋतु में ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती हैं। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, या एक और दो दोनों गलत हैं? कमेंट करें। तो इसमें चाय और कॉफ़ी की खेती के बारे में पूछा गया है, तो इसमें केवल एक कथन सही है कि इसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। पूछ सकता है कि चाय और कॉफ़ी के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है, तो अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है, इतना आपको याद रखना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, वाराणसी, देहरादून या लखनऊ। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, तो केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला वाराणसी में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? तो अथूर, कराईकुड़ी, तंजावुर या इरोड। बताइए कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा आंसर इरोड। ठीक है, तो इरोड को जो है विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इरोड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। हाँ, इसके अलावा पूछता है कि पीला नगर किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स इरोड को ही जो है पीला नगर कहा जाता है। ओके, तो पीला नगर किसको बोलते हैं? तो इरोड को ही पीला नगर कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निशी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो निशी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अरुणाचल प्रदेश। तो निशी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा निशी, आपातानी, किन, तांगशा, सिंगपो, ठीक है, मिशमी, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 4096.7 किलोमीटर है? बताइए। तो आपके ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश।
तो किस पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 496.7 किलोमीटर है? कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो भारत की जो सीमा है 4096 किलोमीटर, ये बांग्लादेश के साथ में, जो कि सबसे बड़ी सीमा है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो भूत जलोकिया नामक जो मिर्च है, ये भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक या केरल। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, असम। ठीक है, जो भूत जलोकिया नामक मिर्च है असम में उगाई जाती है। ठीक है, ये सबसे तेज मिर्च मानी गई है अब तक की। ठीक है, विश्व की सबसे तेज जो मिर्च है ये भूत जलोकिया मिर्च को ही माना गया है। ठीक है, इसकी खेती असम में की जाती है। क्लियर। देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? तो पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है बताइए। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, बिहार या असम। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर, असम। ठीक है, तो पगलादिया बहुउद्देशीय बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही एक सेकेंड, पगलादिया बांध यस असम में, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अब किस नदी पर स्थित है? तो पगलादिया बहुउद्देशीय बांध जो है ये पगलादिया नदी पर ही स्थित है। ओके, इस प्रोजेक्ट को जो है वर्ष 2001 में मंजूरी दी गई थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए कि निम्नलिखित में से पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है? बताइए। तो पश्चिमी सिक्किम की राजधानी आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ग्यालसिंग, गंगटोक, मंगन। चलिए, मंगन मंगन आपके सामने दो बार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से एक को हम स्किप किए दे रहे हैं। और इनमें से पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर, मंगन। ठीक है, तो पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है? इनमें से मंगन है। ठीक है, मंगन। ठीक है, जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, याद रखना है आपको। और इसमें सिक्किम के 4 जिले हैं, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम और पूर्वी सिक्किम। ठीक है, जिनमें से जो हमारा पश्चिमी सिक्किम है, पश्चिमी सिक्किम की राजधानी क्या है? तो पश्चिमी सिक्किम की राजधानी जो है ये हमारी गंगटोक है। इसके अलावा उत्तरी सिक्किम की जो राजधानी है ये ग्यालसिंग है। ठीक है, ग्यालसिंग है। ठीक है, और जो दक्षिणी सिक्किम है, दक्षिणी सिक्किम की जो राजधानी है जो कि ये नामची है, और पश्चिमी सिक्किम की राजधानी ये मंगन है। क्लियर। चलिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है आपके लिए कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जिन भी लोगों ने अभी तक अपने क्लास को शेयर नहीं किया वो सभी लोग एक बार अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, माही नदी किसमें जाकर गिरती है? तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण,
खंबात की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी? चलिए बताइए फ्रेंड्स कि माही नदी किसमें जाकर गिरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, खंबात की खाड़ी। क्लियर? तो माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करें माही नदी निकलती कहाँ से है, तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जोंक, इब, ओंग तथा तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो जोंक, इब, ओंग तथा तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आपके ऑप्शन हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, महानदी। ठीक है, तो जोंग, इब, ओंग तथा तेल ये महानदी की सहायक नदियां हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 858 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। महानदी निकलती कहाँ से है, किस राज्य से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी आ रहा है, महानदी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं? तो अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी या भागीरथी। तो इनमें से कौन सी नदियां भारत में सबसे अंत में मिलती हैं? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, भागीरथी। ठीक है, तो कौन सी नदियां में सब सॉरी कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं? तो भागीरथी जो नदी है ये गंगा नदी में सबसे अंत में मिलती है। इसके अलावा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलकनंदा। अगर हम बात करें अलकनंदा नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा देवप्रयाग में जो है इसका संगम अलकनंदा के साथ होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग बताइए कौन सा था? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली से हावड़ा, नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल, नई दिल्ली से बंगलोर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली से हावड़ा। ठीक है, तो 1969 में शुरू की गई सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? तो नई दिल्ली से हावड़ा। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली से हावड़ा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के लिए किस नदियों से पानी जो इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? आपके ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड्स, केवल सतलज, सतलुज और व्यास, सतलुज व्यास और रावी, सतलुज व्यास रावी और चेनाब। बताइए कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जो पानी है किन नदियों से आता है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सतलज और व्यास। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर के लिए जो पानी आता है सतलज और व्यास नदी से आता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर का जो है ये भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट की जो पहली स्टेज है ये 1983 में पूरी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है।
ठीक है, और ये राजस्थान के हरिके से होकर, सॉरी पंजाब के हरिके से होकर राजस्थान के थर मरुस्थल तक जाती है। सारे पॉइंट्स आपको फ्रेंड्स याद रखना है। ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या नागालैंड। तो कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, असम। ठीक है, तो कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के असम राज्य में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। तो रामकृष्ण मिशन बीच आंध्र प्रदेश, चांदीपुर बीच ओडिशा, गोल्डन बीच तमिलनाडु, मनारी बीच गोवा। तो इनमें से कौन सा जोड़ा हमारा गलत है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरारी बीच गोवा। ठीक है, चलिए तो मरारी बीच जो है गोवा में स्थित है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। जो मरारी बीच है गोवा में नहीं है। तो मरारी बीच फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो ये भी आपको याद रखना है कि मरारी बीच केरल राज्य में। ठीक है, तो मरारी बीच केरल में है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता या महानदी। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, गंगा। तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में जब प्रवाहित ये प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। बाकी इसका उद्गम स्थल कहाँ से है देखिए, हाँ एक चीज़ याद आ गई, नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स नदियाँ व उद्गम स्थल, नदियाँ व उनके उद्गम स्थल से संबंधित एक हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। लगभग जो है उसमें 40 से 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। और टोटल क्वेश्चन नदियाँ और उनके उद्गम स्थल से, यानी कि कौन सी नदी का मुहाना कहाँ पर है, उन्हें वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये सब कुछ हमने उस जो है क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे तो यकीन मानिए बहुत आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड के। लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? सतपुड़ा, विंध्य, हिमालय, पूर्वी घाट। तो फ्रेंड्स गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, हिमालय। क्लियर, तो गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए तो गारो और खासी पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। तो बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक और दो दोनों या कर्नाटक। बताइए। तो फ्रेंड्स बकिंघम नहर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, कमेंट करें।
चलिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में बकिंघम नहर स्थित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो बकिंघम नहर है, ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम के बीच स्थित है, ठीक है। लंबाई इसकी कुल कितनी है, तो 796 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। तो अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं दक्षिण गंगोत्री व मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री व हिमाद्री, या मैत्री। बताइए, तो अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, कमेंट करें। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, भारत के दक्षिण गंगोत्री व मैत्री अनुसंधान में, ठीक है ना। तो भारत के जो अंटार्कटिका में पूछा गया है, अंटार्कटिका में जो है दक्षिण की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें दक्षिण गंगोत्री व मैत्री नाम है, ठीक है। भारत के अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री व मैत्री है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे आर्कटिक पूछता है, ये दो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत के आर्कटिक में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, तो ये हिमाद्री, ठीक है। याद रखिएगा, आर्कटिक में क्या, हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। आपके ऑप्शन हैं सिक्किम, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग, बताइए कि पांगोंग झील कहाँ पर स्थित है, कमेंट करें। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पांगोंग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा इस झील की जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये, तो ये झील जो है 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन है पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो चमेरा बांध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो चमेरा बांध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। और किस नदी पर है, तो ये रावी नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो निर्माण है 3 चरणों में किया गया है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है, ठीक है ना। यह किन देशों से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये भारत और भूटान। तो ग्रैंड ट्रंक रोड एशिया, दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। बताइए कि यह किन देशों से होकर के गुजरती है। चलिए, अगर हम बात करें फिर से इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है। चलिए फ्रेंड्स, बताइए दरिया ए नूर किसका नाम है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इराक की एक सहायक नदी, नेक्स्ट ऑप्शन सहारा रेगिस्तान के बीच हरित भूमि। अगला ऑप्शन फ्रेंड्स आपको दिया गया है, भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा।
या इराक की एक झील दरिया ए नूर किसका नाम है बताइए। ऑप्शन सी, भारत की गोलकोंडा से की खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। ठीक है, ये कितने कैरेट का है? 182 कैरेट का। कितने कैरेट का? तो फ्रेंड्स ये 182 कैरेट का याद रखिएगा। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है बांग्शी नदी, नेक्स्ट ऑप्शन महानंदा नदी, जमुना नदी या फिर यमुना नदी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब जो ये नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ से? तो ये भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व और मालदीव के पूर्व में स्थित है? तो कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व और मालदीव के पूर्व में स्थित है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी, पल्क स्ट्रेट या मिनी कॉय। कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप सागर। तो कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव मालदीव के पूर्व में स्थित है? तो लक्षद्वीप सागर है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, केरल, राजस्थान या फिर बिहार। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक है, तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31A, राष्ट्रीय राजमार्ग 32A, राष्ट्रीय राजमार्ग 28 या राष्ट्रीय राजमार्ग 26A। तो कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। क्लियर? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय राजमार्ग 31A जो है ये सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। एक सेकंड फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि बाबा बुंदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। बताइए। तो बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, तो बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित हैं। ठीक है, लगभग 1895 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो 2010 में बताइए भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किसको घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है तूतीकोरिन, मार्मोगोआओ, एन्नोर या पोर्ट ब्लेयर। बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एन्नोर। ठीक है, तो वर्ष 2010 में एन्नोर बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण। किसके द्वारा? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है आपको 1767 में भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया। बताइए फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? चलिए इनमें से जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, ये बड़ा नहीं है। इसके अलावा जो क्षेत्रफल के आधार पर जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपको अपने होमवर्क में बताना है। ठीक है, अब बहुत आसान है, ये रूस है। ठीक है, इसके अलावा भारत का स्थान क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, या बिहार और झारखंड। तो संकोश नदी, बताइए फ्रेंड्स कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों, मेरे शेरों शेरनियों, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र में अब सम्मिलित हो गई है संकोश नदी। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुविलियम निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुविलियम है। नेक्स्ट ऑप्शन, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। अब इनमें से फ्रेंड्स कौन से कथन हमारे सही हैं, बताइए। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक, या एक दो और तीन। कमेंट करें। ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। ठीक है, तो भारत के विशाल मैदानों के संबंध में केवल पहला यानी कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोरियम निक्षेप पाया जाता है और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, ये दो कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन सी केवल एक और तीन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो टैगा, टुंड्रा, चपरल, सवाना। बताइए कि इनमें से किस बायोम में पेड़ नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, टुंड्रा। क्लियर, तो इनमें से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टुंड्रा में नहीं है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, पश्चिमी पवनें, या उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किस कारण से वर्षा होती है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, यह कम अपघर्षक होता है। इसमें ऐश की मात्रा कम होती है। तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। केवल एक, एक और दो, एक दो और तीन, दो और तीन, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ये किसकी विशिष्टता है, तो ये भारत में मौजूद कोयले की। ओके, ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड। बताइए कि जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, आंसर सिक्किम। तो जोंगसोंग चोटी जो है सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7,462 यानी कि 7462 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो पहला है कि सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राजसकताल से निकलती है। अगला ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स आपको कि रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। या चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बना हुआ है। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि नदियां और उनके उद्गम स्थल से संबंधित पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने डाला हुआ है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए। चलिए मेरे शेरों शेरनियों अगर बात करें आपके आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है, तो ये कथन हमारा गलत है। आपको याद रखना जो है, जो चिनाब है ये चंद्रा और भागा नामक नदियों के संगम से बनती है। किसके फ्रेंड्स, तो चंद्रा और भागा नामक नदियों के संगम से बनती है, आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। सतलज, रावी, व्यास या उपरोक्त में से कोई नहीं। सरहिंद, सरहिंद किस नदी पर स्थित है बताइए। तो सरहिंद जो है सतलज नदी पर स्थित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। सतलज जो है, तो सरहिंद जो है सतलज नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसको हटा दीजिए। चलिए आंसर ही डिस्कस कर लेते सीधे सीधे। पूछा गया कि मालवा का पठार मुख्य रूप से किन किन राज्यों में या किन राज्यों में स्थित है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कि थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है। चलिए थोरियम का मुख्य स्रोत कौन सा है, मोनाजाइट सैंड, ये भारत के किस राज्य में मुख्यता से पाया जाता है बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी बताइए। तो इस बहुत बार पूछा भी एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन गया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 21। ठीक है, तो 1911 से 21 के बीच में जो जनसंख्या दर थी ये नकारात्मक थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामाज्ञ लहत्से कहा जाता है बताइए। तो किस मठ को गलदे नामाज्ञ लहत्से कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तवांग मठ। तवांग मठ को कहते हैं ठीक है, तवांग मठ है ये भारत का और एशिया का जो सबसे जो बड़े मठ है इनमें से एक है। ओके, कौन, तवांग मठ, या अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना है आपको। ये पूछा जाता है तवांग मठ कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, असम। ठीक है, तो असम की सीमा जो है ये म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, तो म्यांमार की सीमा है भारत के साथ कितनी लगती है? तो 1643 किलोमीटर लगती है ये। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें इतने पैसे रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने अभी तक क्लास को अपने लाइक और शेयर नहीं किया, वो सब लोग फ्रेंड्स प्लीज़ फटाफट से क्लास को लाइक कर दें और क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।